वाले सीरियस ये बनी। क्या हाल चाल है सभी लोगों का। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीवन, भारत माता की जय। बराबर आवाज आ रही है मेरी, दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं सभी लोगों को। सर जुकाम हो गया यार, मुझे भी ना कुछ दिनों से भयंकर सर्दी खत्म ही नहीं हो रही। और उसका कारण पता क्या है, जैसे मैं तो दिल्ली गया था, उस वजह से थोड़ा सा जुकाम हो गया था। बट वो सर्दी खत्म होने वाली रहती, इतने में ठंडा पानी पी लेते हैं। अब गर्मी के दिनों में यार गर्म पानी कैसे पिए। तुम लोग पी लेते हो क्या? खाना खाने के बाद जब जो प्यास लगती है और उस प्यास के अंदर कोई इत्मीनान से पानी दे दे ठंडा, नॉर्मल ठंडा, जो नॉर्मल चिल्ड नहीं, नॉर्मल ठंडा, क्या तृप्ति मिलती। पानी का अपने आप में एक स्वाद होता है उस समय, जब खाना खाने के कुछ देर बाद वो बेहतरीन प्यास में हम पीते हैं। और उस समय कोई गलत वो दे दे पानी, तो मजा नहीं आता। वॉइस इज हार्ड। बेस ज्यादा है क्या? अभी ठीक है? हेलो, हाँ। हाँ, अब आ रही है आवाज प्रॉपरली ऑडिबल? अब तो आवाज सही होगी, कर दी उन्होंने वहां से। नाउ इट्स परफेक्ट। सर विराट वालों को आपने कुछ बोला? अभी ना मेरी विराट में क्लास लगी नहीं है, तुम तो बेफिक्र रहो। इस बार तो, इस बार जो क्लास आएगी ना विराट में, तुम एकदम निश्चिंत रहो। और एक सेकंड रुकना। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे, ये जो तुम बोल रहे हो ना, आवाज हार्ड आ रही, आवाज ऐसी आ रही, आवाज वैसी आ रही,
मैंने 2 मिनट पहले एक वीडियो बनाया था कि आईएमए और ओटीए में क्या डिफरेंस है, और वो रिकॉर्डिंग वीडियो था। उस रिकॉर्डिंग वीडियो के अंदर भी वो वैसी ही आवाज़ चली गई। और भगवान ही जाने, जो लोग मेरे ऊपर चाबी घुमाने की वजह से इतना गुस्सा कर देते हैं, वो लोग सीडीएस में ओटी और आईएमए की आवाज़ में अगर ऐसी जाएगी तो क्या करेंगे मेरा। अभी मैंने जाकर के सुना, इससे 10 मिनट पहले भी वैसी आवाज़ गई। क्या अब ये क्या क्या होता है, जैसे मैं आपको एज ए टीचर समझाता हूँ। हमारी क्या, जैसे लाइव क्लास होती है ना, तो आप लोग बोल देते हो, बड़ी हेल्प हो जाती है। अगर थोड़ा आवाज़ में कमी है, ये है, तो हम उसको सुधार लेते हैं। बट रिकॉर्डिंग सेशन जो होता है ना, उसमें ऐसी बहुत दिक्कत हो जाती है, उसमें पता नहीं चलता। अभी समय की बात है, एक बार मैंने रिकॉर्डिंग करना था मुझे शौर्य 3.0 की। मतलब कभी कभी टीचर पता क्या करते हैं कि ये माउस गलती से म्यूट हो जाता है और म्यूट होने के बाद पढ़ा देते हैं। तुम्हारे भाई ने ये माउस म्यूट हो जाता, ये माइक म्यूट होकर के पढ़ा देते। मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, मैंने माइक पहने ही नहीं उस दिन। वो पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया बिना माइक के, कोई आवाज़ नहीं। फिर उन्होंने बोला सर डबल से कर, तो वो डबल से कर। लो वॉइस आ रही है क्या? ए यार, हेलो 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 हेलो, आ रही है? बस 1 सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है, ऑडिबल प्रॉपरली। अब ठीक ठाक है। मत करो यार, तुम लोग भी पता, तुम लोग को मैंने सर चढ़ा लिया, मुझे ऐसा लग रहा हर चीज के अंदर मस्ती मस्ती करते हो। अब तो सही आ रही है आवाज। टेल मी ना, ऑडिबल प्रॉपरली ऑडिबल, कहीं से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, अब पूरे गेट लगा दिए, नॉइज गेट, गेन गेट। अब दिक्कत नहीं आएगी, और अगर दिक्कत आए ना तो मुझे बोलना मत, आप अपने कान का इलाज कराओ। चलो, ओके, हो गई मस्ती, सेटल हो गए सभी, क्लियर, परफेक्ट। अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को क्या बताया था? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जियो मॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। इसके अंदर एंडोजेनिक, साथ ही साथ एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं वो बताया था। एंडोजेनिक फोर्सेस को मैंने फर्दर अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया था। डाइस्ट्रोफिज्म, केटाइस्ट्रोफिज्म, इपीओरोजेनिक, ओरोजेनिक, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, इनकी बात की थी। वहीं एक्सोजेनिक फोर्स को मैंने आपको अलग पार्ट में तोड़ा था, और क्या बताया था? एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर वेदरिंग क्या होती है, मास मूवमेंट क्या होता है, इरोजन क्या होता है, और डिपोजिशन क्या होता है। वेदरिंग के अंदर में आप लोग को वेदरिंग बाय फिजिकल वेदरिंग जो होती है, मैकेनिकल वेदरिंग, उसमें वेदरिंग बाय टेम्परेचर, वेदरिंग बाय फ्रोस्ट, वेदरिंग बाय सोल्ट एंड वेदरिंग बाय प्रेशर, ये बता चुका था। अब मैं आपको बताऊंगा वेदरिंग बाय केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसमें। हिंदी में नोट्स आपको मिल चुके हैं, हिंदी के नोट्स की बात हो गई है। क्या नाम है? विवेक सर। हिंदी में नोट्स नहीं मिला? हेलो सर, वो नोट्स हिंदी में डाल दीजिए। मैंने सर तो क्या थोड़ा सा, मतलब एक्चुअल में क्या अपने पास हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, और वो बस क्लास के जस्ट बाद वेट ही करते कि उनका नोट्स मिल जाए ऑन टाइम, है ना? है ना, इसके पहले वाले का करवा दीजिए, और इस क्लास का भी जस्ट बाद आप ऐड करा दीजिएगा, है ना? मैं क्लास के अंदर ही हूं सर, वहीं पे बात कर रहा हूं बच्चों के साथ। ठीक है, आप कर दीजिए सर 2 मिनट। ओके। नहीं, मैंने कह दिया उनको कि कल के भी मिल जाएंगे और अभी के भी मिल जाएंगे। हो जाएगा बेटा, ठीक है, बेफिक्र रहो, करा देंगे उसका। ठीक, चलिए।
अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में। तो फिजिकल को कंप्लीट किया था। आज हम टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि जैसे आपने कभी केमिस्ट्री की लैब के अंदर सोल्यूशन बनाए होंगे, एक तरफ से आपने कोई सॉल्वेंट लिया होगा, उसके अंदर थोड़ा सल्यूट मिलाया होगा और बना होगा एक सोल्यूशन। तो उसी प्रकार के सारे सोल्यूशन को इनको आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहला सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन होता क्या, समझिएगा। तो सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच सोल्यूबल मिनरल, मतलब कि सोल्यूट। तो सोल्यूबल मिनरल जैसे कि नमक हो गया, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मतलब वो सारी चीजें जो पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट कर ले, वो सारी चीजें जो एसिड से बहुत जल्दी रिएक्ट कर ले, वो इसके साथ मिक्स होंगे। तो सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच सोल्यूबल मिनरल्स ऑफ रॉक्स आर डिसॉल्व इन एंड रिमूव्ड बाय वाटर और वीक एसिड। अब ये क्या करते हैं, चट्टाने या तो पानी के साथ या वीक एसिड जैसे कि कार्बोनिक एसिड, इन एसिड के साथ मिक्स करके उसे फटाक से इरोड कर देती। जैसे आप देखो, अभी चट्टान है, इस चट्टान से सब जगह से पानी टपक रहा। अब जब ये पानी टपकता है ना, तो इस चट्टान को भी घुला घुला के नीचे लाता है, और नीचे क्या बन रहा है, सोल्यूशन। तो क्या हो रहा है, चट्टान टूट रही है, चट्टान टूट रही सोल्यूशन बनके। बस उसको और डिटेल में जान रहे थे। मिनरल्स जैसे कि नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, पोटेशियम सोल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट आर इजीली अफेक्टेड बाय सोल्यूशन। ये ऐसी चीजें हैं जो कि फटाक से सोल्यूशन से अफेक्ट हो जाती है। दूसरा, इन ह्यूमिड रीजन दिस डिसॉल्व मिनरल्स आर लीज्ड आउट कंप्लीटली। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि जो CDS 1 2026 का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन यहां से सीधा उठा था कि लीचिंग कौन सी केमिकल प्रोसेस में सबसे ज्यादा होती है, इट ऑकर इन सोल्यूशन। अब आप देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं चैट बंद कर दे रहा हूं, ध्यान समझ लो। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि जब किसी भी इलाके के अंदर बेटा बरसात होती है, तो बरसात, सुन रहे हो मेरी बात, बरसात होने की वजह से मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उसमें जो सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं, एक तो होता हार्ड मिनरल जैसे कि क्वार्ट्स रिएक्ट नहीं करता, हम पहले भी पढ़ के आए थे, क्वार्ट्स इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कुछ सॉफ्ट मिनरल्स जो होते हैं ना, वो पानी के साथ रिएक्ट करके बह जाते हैं। आपने खेतों में भी देखा होगा कि जब बरसात होती तो खेतों के अंदर से मिट्टी कटी हुई रहती, और उस मिट्टी के अंदर से जैसे पोटेशियम होता, नाइट्रेट होता, ये बह जाते, ये लीज्ड हो जाते। तो ऐसी प्रक्रिया जहां पर बरसात की वजह से एक सोल्यूशन बनकर के मिनरल्स बह जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। तो इन ह्यूमिड रीजन, कौन से इलाके के अंदर, उमस भरे इलाके के अंदर जहां बरसात होती है, जैसे इक्वेटर के जंगल, जैसे आप बात कर लो वेस्टर्न घाट, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे अंडमान एंड निकोबार, इन इलाकों के अंदर डिसॉल्व मिनरल्स लीज्ड आउट कंप्लीटली। जो मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते वो पूरे के पूरे पानी के साथ बह जाते और चट्टान लेवल होती जाती। लीचिंग का मतलब क्या, मिनरल का बह जाना। लीचिंग का मतलब सिंपल सा है, लीचिंग की प्रक्रिया क्या बोलती है कि मिनरल का पानी में मिक्स होना और बह जाना, दैट इज लीचिंग ओनली। लीचिंग से और ज्यादा मत घबराओ, डरो मत। जब मैं आपको लेटराइट सोइल पढ़ाऊंगा तो लीचिंग को और डिटेल में बताऊंगा, लीचिंग क्या होती है, मल्चिंग क्या होती है, हम तब भी बात करेंगे, तब तक आप इसको बेहतरीन सीख जाओगे। बट लीचिंग शब्द आज भी जान लो कि हेवी रेनफॉल या फिर हेवी वाटर फ्लो की वजह से माइनर मिनरल्स का बह जाना। तो इन ह्यूमिड रीजन दिस डिसॉल्व मिनरल्स आर लीज्ड आउट कंप्लीटली, व्हाइल इन ड्राई रीजन दे टेंड्स टू एक्यूमुलेट ड्यू टू लिमिटेड रेनफॉल। अब ड्राई रीजन के अंदर बरसात तो होती नहीं, तो वहां पर लीचिंग नहीं होती, वहां पर वो मिनरल वहीं जम जाते। दोनों में आप तो देखो क्या होता है कि किसी को जमी मिली तो किसी को आसमां, ये सिंपल सी बात है। हर किसी को पूरी तकदीर तो नहीं मिल गई। अगर किसी इलाके में बरसात हो रही है तो वहां लीचिंग भी हो रही है, और किसी इलाके के अंदर बरसात नहीं है तो फिर वहां के मिनरल्स भी वहीं सेटल्ड है। तो लीचिंग मतलब कि अगर आपको ऐसा लगे ना कि सर इक्वेटर इलाके के अंदर की मिट्टी तो बहुत अच्छी होना चाहिए, वहां तो रोज बरसात होती, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मेजर मिनरल्स तो बह गए, लीज्ड हो गए। वहीं डेजर्ट इलाके के अंदर मिट्टी अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर नमी नहीं है। तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कमी ना कमी, कुछ ना कुछ प्रॉन्स, कुछ ना कुछ कॉन्स तो है। तो वाइल इन ड्राई रीजन दे टेंड्स टू एक्यूमुलेट ड्यू टू लिमिटेड रेनफॉल, वो बह करके नहीं जाते, वहीं जमा हो जाते। जैसे ये है, अब ये पानी इवापोरेट हो जाएगा और ये मिनरल्स यहीं के यहीं जम जाएंगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल फर्दर एक्सेलरेट दिस प्रोसेस। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कब? जब कोई सा ऑर्गेनिज्म, कोई से प्लांट्स डिकम्पोज हो, डिके हो। जैसे कि एक बेल मर गया, एक भैंस मर गई, तो भैंस को मर जाने के बाद गांव से दूर फेंक दिया जाता है। आपने देखा होगा जंगल से सड़क से आप कभी जाते हो तो एक स्मेल आती है मांस की। वो स्मेल क्या होती है? कोई जानवर बीमार था, कोई जानवर बूढ़ा हो गया था, वो मर जाते, तो उनको गांव से दूर, शहर से दूर किसी इलाके के अंदर जाकर के फेंक दिए जाते, जहां पर उनको सबसे पहले खाते हैं कुत्ते,
कुत्ते के अलावा जितने भी उस इलाके के अंदर कार्निवोर है, लाइक जेकल हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गई, जंगल के पास ही तो ज्यादा मिल जाएंगे, ये उसको खाते। इसके बाद उसको खाते स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स के अंदर आते गिद्ध। गिद्ध को जानते हो ना? आपको एक बात बताता हूं कि अभी कुछ दिनों की बात है कि कुत्ते एक इलाके में, लखीमपुर खेरी की बात है, कुछ इलाके के अंदर कुत्ते बड़े परेशान करते थे, तो कुत्तों को लोगों ने जहर देकर के मार दिया। और जैसे वो कुत्ते मरे, जानवर शायद कुत्ता था या और कोई जानवर था पता नहीं, पर कुत्ते ही था शायद, कुत्ता पागल से हो गए थे, काटते थे, तो लोगों ने उसको जहर दे दिया। कुत्ते ने जैसे जहर खाया, कुत्ता मरा, और कुत्ते को खाया 30 गिद्ध ने, और 30 के 30 मर गए। 30 के 30 गिद्ध मर गए। अब आप मेरे से ये सवाल कर सकते हो कि राहुल सर गिद्ध मर गए, कौन सी बड़ी बात है, पक्षी तो है, पक्षी की वजह से मरा? नहीं, गिद्ध जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साफ सफाई के कार्यकर्ता होते हो। जो सुबह सुबह गाड़ी आती ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जो हम कचरा डालते ना, एग्जैक्टली वैसे हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते गिद्ध। बट एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार के द्वारा कि हम हमारे मवेशियों को, मवेशी मतलब गाय भैंस, इनको पेन किलर देते। जब गाय प्रेग्नेंट होती है, जब गाय का वजन बढ़ जाता खूब खाने की वजह से, तो पांव के अंदर वजन आता है, ये दर्द करते हैं, तो उनको हम एक इंजेक्शन देते हैं, एक मोटा मोटा इंजेक्शन, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं डाइक्लोफिनॉक। डाइक्लोफिनॉक। अब ये जो डाइक्लोफिनॉक होता है, ये एक हेवी पेन किलर होता है। गाय को दिया, गाय ने उसको इंटेक किया, उसकी बॉडी के अंदर जमता रहा, एक समय के बाद गाय मर गई। जब गाय, देखो जीवन में ये तो तय ही होता है, जिसका जन्म हुआ उसका मरना तय है, वो बूढ़ा होकर के मरेगा, किसी मतलब ट्रेजेडी के, कैजुअलिटी के चलते होगा, जो भी होगा। तो गाय भी एक समय के बाद, बैल भी, भैंस भी एक्सपायर होंगे। जब वो मरेंगे, वो बाहर जाएंगे, उनको खाया गिद्ध ने। हमारे देश में एक समय ऐसा आ गया था कि गिद्ध की पॉपुलेशन सपाट हो जाती इन स्कैवेंजर्स की, बट इनको बचाने के लिए हमने डाइक्लोफिनॉक को बैन किया। डाइक्लोफिनॉक एक हेवी पेन किलर होता, मॉर्फिन की तरह, जानवरों को अंदर दिया जाता। इवन डाइक्लोफिनॉक मुझे भी लगा है। 2023 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बनारस जा रहा था इंदौर से बाइक से, तो भोपाल के आगे गिर गया था मैं। तो जैसे वहां गिरा तो बहुत तेज चोट लगी थी, दर्द भी हो रहा था, मैं मतलब वो फ्रैक्चर नहीं था, बट ये घिस गए थे पूरे, ये मेरे हाथ वाथ पूरे कट गए थे, ये पीठ घिस गई थी पूरी। अब वहां पर आप ही की तरह मेरा एक स्टूडेंट था, तो ये गंज बासुदा की बात है, वो स्टूडेंट मिले, उन्होंने रोड पर देखा, अरे राहुल सर आप धराशायी। उनके पिताजी वहाँ संजीवनी हॉस्पिटल था, उसमें काम करते थे, वो लेकर के गए, उन्होंने मुझे डाइक्लोफिनॉक दिया। अब डाइक्लोफिनॉक ऐसे ही सिचुएशन में दिया जाता है, ऐसे सर दर्द में नहीं दिया जाता कि आपका पेन इतना ज़्यादा हो आप उसे बेयर ही ना कर पाओ, तो आपको डाइक्लोफिनॉक दिया जाता। मुझे डाइक्लोफिनॉक दिया गया, 10 मिनट के अंदर हम वैसे हो गए थे कि हमने हमारी जर्नी को रोकने की बजाय, रिटर्न आने के बजाय बनारस के लिए आगे कंटिन्यू की। हाँ, हालांकि जब डाइक्लोफिनॉक का जो वो था, उतरता था बॉडी के अंदर से, वापस से वैसे ही दर्द होता था, और सितंबर का टाइम था, तो पानी गिर रहा था हाथ पे। तो कहने की बात यह है कि डाइक्लोफिनॉक एक प्रकार का हेवी पेन किलर है, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत लिमिट कर दिया, बहुत लिमिट। सिर्फ कारण क्या है कि ये जो गिद्ध है, ये उसकी वजह से मरने लगे थे। तो क्या होता है यहां पर, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है, उस समय जब उसे गिद्ध खाते, गिद्ध खाने के बाद गिद्ध भी निकल गए, फिर उसके जो हल्के फुल्के कण हैं, वो कण मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होते हैं, और जब डिकम्पोज होते तो कार्बन रिलीज होती, और वो कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन की प्रोसेस को और ज्यादा इनहेंस करती है, और ज्यादा एक्सिलरेट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फर्दर एक्सिलरेट दिस प्रोसेस, मेकिंग सोल्यूशन एन इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर द केमिकल वेदरिंग, स्पेशली इन द लाइमस्टोन एरिया। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये जानना होगा, सोल्यूशन एक प्रकार की केमिकल प्रक्रिया है। जब बारिश का पानी किसी भी चट्टान के ऊपर, बारिश का पानी किसी भी इलाके के ऊपर गिरता, वीक एसिड जब गिरते हैं, तो सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के एक सोल्यूशन बनाते हैं। और सोल्यूशन के अंदर बरसात के साथ साथ पानी तो लीच होकर के निकल जाता, मिनरल्स बाहर ले जाता, मतलब चट्टान के मिनरल्स बहरे, मतलब चट्टान टूट रही। चट्टान का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रॉक, व्हाट इज रॉक? रॉक चैप्टर ओपन करो, चैप्टर ओपन करोगे तो आपको सबसे पहली परिभाषा लिखाई है मैंने कि रॉक इज एन एग्रीगेशन ऑफ मेनी मिनरल्स। कई सारे मिनरल से मिलकर के चट्टान बनती है। वो लीचिंग के प्रोसेस में चलती, क्या मिनरल्स बह जाते, जब मिनरल्स बहते मतलब मिनरल्स से मिलकर के क्या बनी, चट्टान। जब मिनरल्स बह रहे तो चट्टान टूट रही, टूट रही मतलब वेदरिंग हो रही, वेदरिंग हो रही मतलब लेवलिंग हो रही। आप ऐसा मत समझो कि बड़े पैमाने पर हो रही, बट ऐसा समझो कि बहुत जगह हो रही है, बहुत जगह हो रही दुनिया में, मतलब हर जगह बरसात होती, हर जगह कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, और उस इलाके के अंदर ये प्रोसेस बनेगी। तो सोल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसके चलते लीचिंग होती है, जिसके चलते नाइट्राइट, सल्फेट, पोटेशियम, सोल्ट, ये
रिमूव होकर के चले जाते हैं। ऑल्दो हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने क्या क्वेश्चन पूछा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि सॉल्यूशन किस प्रकार की वेदरिंग है। सॉल्यूशन इज अ केमिकल वेदरिंग, आपका आंसर यही कंप्लीट हो जाता है। बट मैंने इसके डिटेल में भी आपको इतना बता दिया कि कैसे काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है बट आसान है, इतना भी टफ नहीं है, हम पढ़े हुए हैं। सॉरी। दूसरा आ जाएगा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के अंदर क्या होता है, इन दिस वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कर दो, दिस इज ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड। तो डाइहाइड्रो मोनोऑक्साइड यानी वाटर आपका रिएक्ट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, क्या बना, H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड कहां बना, अब ध्यान से समझना मेरी बात। आसमान के अंदर जब सूरज की किरण पानी पर गिरी तो पानी भाप बन के आसमान में गया, हाँ जी गुरुदेव बन गया। जब पानी आसमान के अंदर गया तो आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोगों ने पोल्यूशन से फैला रखी, अपने एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ने आपस में रिएक्शन किया। तो जब H2O रिएक्ट विद CO2, H2CO3 बना, यानी कार्बोनिक एसिड बना। जब कार्बोनिक एसिड की बरसात हुई तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो एसिड की परिभाषा में ये वीक है, बट अपने आप में पानी से तो स्ट्रॉन्ग हुआ ना। ऐसे हार्ड एसिड जो देखोगे, द किंग ऑफ एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, है ना, ऐसे एसिड आपको मिलेंगे, H2SO4 और उसके बाद HCl, ये एसिड मिलेंगे, बट फिर भी ये भी अपने आप में एक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड जब नीचे गिरेगा तो चट्टानों के ऊपर जितने भी वीक मिनरल्स है लाइक फेल्ड्सपर, इनको ब्रेक डाउन करके बाहर ले जाएगा। अब आप देखो इस चट्टान को समझो, आप चट्टान में आपको हार्ड मिनरल्स पूरे दिख रहे और सॉफ्ट मिनरल कार्बोनिक एसिड के साथ बह करके निकल गए, मतलब चट्टान की क्या हुई, वेदरिंग। अब आप ये भी समझो, बात मेरी समझो कि दुनिया एक दिशा में नहीं चलती, यूनिडायरेक्शन नहीं है, सारी प्रोसेस मल्टी डायरेक्शन है, सब दिशा में जारी। अब एक तरफ से तो कार्बोनिक एसिड ने इनको रिड्यूस किया, दूसरी तरफ से धूप ने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ी, जो कि हमने मैकेनिकल वेदरिंग में पढ़ा था। तो मैकेनिकल वेदरिंग भी होगी, केमिकल वेदरिंग भी होगी, और अगर पेड़ पौधा उग गया तो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होगी। मतलब एक चट्टान पे मल्टीपल वेदरिंग होगी। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल पढ़ रहे तो सिर्फ यहां केमिकल ही होगी ना, सब कुछ एक साथ होगा। ओके, तो इट रिएक्ट विद द मिनरल्स इन द रॉक, इट ब्रेक डाउन द फेल्ड्सपर एंड कार्बोनिक मिनरल्स, ठीक है। इट रिएक्ट ब्रेक डाउन द फेल्ड्सपर एंड कार्बोनेटेड मिनरल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम CaCO3 MgCO3 होते कार्बोनेट्स, इनके साथ कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है, इनको तोड़ करके बाहर ले जाता। बात समझ में आ गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। मैंने दो चीज बताई, सोल्यूशन में क्या बताया था, सोल्यूट सोलवेंट मिलेंगे, चट्टान को मिक्स करके तोड़ तोड़ को ले जाएंगे। लीचिंग के बारे में बताया सर। दूसरा कार्बोनेशन के बारे में बताया कि वीक एसिड कैसे बनाया, कैसे आपस में रिएक्शन करेंगे। तीसरी प्रक्रिया आ जाएगी हाइड्रेशन, सिंपल सा है। पहले तो हाइड्रेशन को आराम से समझ लो। हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि जब पानी के अंदर पत्थर पड़ा होता है तो पत्थर क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वाटर बॉल आपने देखी ना, कैसे छोटी होती है और एब्जॉर्ब करके कैसे बड़ी हो जाती है, वैसे ये पत्थर हजारों सालों तक पानी में पड़ा रहता है और पानी को एब्जॉर्ब करता जाता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो आप सभी को पता है, जब किसी भी चीज का अगर आप मेरे अंदर ही हवा भरोगे तो मेरे अंदर दरार चल जाएगी, मैं टूटूंगा। बस वैसे के वैसे जब ये पानी वो पत्थर एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करते उस पत्थर का एक्सपेंशन होगा और उसके ऊपर क्रैक्स बनेंगे और पत्थर टूटेगा। एक आम परिभाषा हाइड्रेशन की ये हुई और कंप्लीट। आपको समझ में आ गया हाइड्रेशन कैसे केमिकल वेदरिंग काम करेगी। अब थोड़ा और डिटेल में जानो। तो हाइड्रेशन इज ए केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, मिनरल्स टेक्स अप वाटर एंड एक्सपांड। मिनरल पानी को वो कर लेता, एब्जॉर्ब और एक्सपांड हो जाता। दिस एक्सपांशन कोज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इटसेल्फ और ए रॉक। वो क्या करता है, वॉल्यूम को, पानी को एब्जॉर्ब करता, वॉल्यूम बढ़ाता है और टूटने लगता है। कैल्शियम सल्फेट टेक्स द वाटर एंड टर्न्स इनटू जिप्सम। अब कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4। जब कैल्शियम सल्फेट पानी को एब्जॉर्ब करता तो जिप्सम बन जाता, और जिप्सम एकदम चूरा है, आप ऐसे समझ लो। कैल्शियम कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग रॉक है कंपेयर टू जिप्सम, और जिप्सम जैसे ही वो बना, कैल्शियम कार्बोनेट पानी को एब्जॉर्ब करके जिप्सम एकदम प्रोन हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल बहाव के साथ टूट जाएगा फिर वो, तो जिप्सम बन जाता, विच इज मोर अनस्टेबल देन द कैल्शियम सल्फेट। बराबर। द वॉल्यूम चेंजेस इन मिनरल्स ड्यू टू हाइड्रेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग थ्रू द एक्सफोलिएशन एंड ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला, जब वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो पानी एब्जॉर्ब करके वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी पतली पतली परत टूट के अलग होगी, एक्सफोलिएशन। कल मैंने प्याज का एग्जांपल आपको देकर के बताया था कि जैसे कुछ एब्जॉर्ब होता है चीजें या फिर प्रेशर रिलीज होता तो उसकी लेयर टूट टूट के अलग होती, बस वैसे यहां पर लेयर्स टूट टूट के अलग होगी, एक्सफोलिएशन होगा एंड ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों का टूट जाना। ग्रेन्युलर मतलब एक रेत की तरह चीजों का टूट जाना।
बराबर, ठीक है। तो ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन आपका ऐसे काम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर के उसको तोड़ देंगे। क्लियर हुआ हाइड्रेशन? मुझे बताओ, यहां तक क्लियर? हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, ये तीन बताई मैंने आपको और बहुत अच्छे से बताई है। बोलो। किसी भी चीज के अंदर कोई डाउट हो तो बता दो। व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग का मतलब होता है यार, कैसे बताऊं तुम लोग को, कि खेत में तेज बरसात होना और खेत के अच्छे अच्छे मिनरल्स का बह जाना, बस इसी को लीचिंग बोलते हैं। हाइड्रेशन, वंस अगेन हाइड्रेशन को समझिए कि पानी के अंदर पत्थर डला हुआ है, पानी ने पत्थर ने पानी को एब्जॉर्ब किया और पत्थर फूलता गया, और जब वो फूला तो उसके ऊपर से लेयर बाय लेयर डिसइंटीग्रेशन होता गया, उसकी लेयर्स टूटती गई। दैट्स ऑल। चलो आगे बात करते। क्वेश्चन आपसे इंडिया ने जो पूछा, सीधा आंसर करो। द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सपांड एंड चेंज इज कॉल्ड। जब कोई पत्थर पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी वो चेंज करता, उसे क्या बोलते हैं? सर कार्बोनेशन और सोल्यूशन डिफरेंट कैसे? सोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कार्बोनेशन भी आएगा, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी आएगा, जिसके अंदर हाइड्रेशन भी आएगा। सोल्यूशन का मतलब क्या है? दो चीजों को मिलकर के एक सोल्यूशन। यार केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ के आए होंगे यार, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। ये है सोल्यूट, सोलवेंट। इसके अंदर मैंने डाला नमक, नमक था सोल्यूट, दोनों को मिक्स होने के बाद बना सोल्यूशन, बस। तो कार्बोनेशन में भी सोल्यूशन होगा, सब में सोल्यूशन होगा। चलो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई बात समझ में? सही जवाब, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। अब अगला जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी एक प्रकार की केमिकल प्रक्रिया है, बड़ी सिंपल है ये। इसका मतलब है, आप चाहो अगर इसे लर्न नहीं कर पाओ तो इतना याद रख लो कि आयरन के ऊपर जंग लग जाना, बस वही आपका कोरोजन है। ऑक्सीडेशन उसी को हम बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल विथ ऑक्सीजन, दस चेंजिंग द मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक। ये चट्टानों का मिनरल कंपोजिशन ही बदल देगा। जैसे चट्टान आयरन की है, जब आयरन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होगा तो आयरन के ऑक्साइड्स बनेंगे, और जब आयरन के ऑक्साइड्स बनेंगे तो चट्टान वीक होगी। सिंपल सी बात है, उसकी प्योरिटी खत्म होगी और चट्टाने टूटेगी। बस वैसा का वैसे ऑक्सीडेशन के अंदर होता है। ये एक प्रकार की आपकी रस्टिंग होती है बेटा। ये क्या होती है? रस्टिंग। यहां समझिए, देखो ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विथ ऑक्सीजन। मिनरल का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ साथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाता? आयरन के ऑक्साइड, आयरन के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कॉमनली अफेक्टेड इन आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ऐसे मिनरल्स को ज्यादा अफेक्ट करता उन सारी चट्टानों के अंदर जिसके अंदर आयरन भी हो, मैग्नीज भी हो और सल्फर भी हो। कोज वीकनिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। एक समय के बाद क्या होता है? चट्टान टूट जाती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारा घर बनता है गर्मी के अंदर, तो गर्मी में जब घर बनता है तो घर बनने के बाद जो सरिये बच जाते हैं वो लोहे के, हम क्या करते हैं? या तो उन सरियों को छत पे पटक देते हैं कि चलो आगे कोई काम आएगा, इस सरियों को बेच करके कुल्फी खरीद लेंगे। अब बरसात आ जाती गर्मी के बाद, बरसात में आप देखना वो सरिया जो आपने एकदम स्टील का जैसा रखा था, एकदम ग्रे कलर का, वो सरिया एकदम रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के साथ, तो एकदम क्या हो जाएगा? रेड। और फिर आप उसको यूं ही हाथ से तोड़ दोगे। कई बार देखना, जिस सरिये को हम यूं मोड़ नहीं सकते उसको आप हाथ से तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि अब वो वीक हो चुका पूरा का पूरा, है ना। कोज वीकनिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। रेड कलर रेड आयरन टर्न इनटू ब्राउन एंड येलो ऑन ऑक्सीडेशन। पीला पड़ने लगता है आयरन ऑक्सीडेशन के साथ साथ। ये देखिए, ये देखो, ये जो चट्टाने हैं ये हेमेटाइट की चट्टान है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की। अब इनके साथ साथ जब आयरन ने रिएक्ट किया तो आयरन रिएक्ट करके उनको पूरा रेडिश कलर दिया, और जब रेडिश के बाद और तोड़ने लगा तो येलोइश दिया।
ये दिख रहा आपको? पहले रेड कलर और फिर येलो कलर, ये दोनों के दोनों आपको दिखाई दे रहे। कब? जब वो रिएक्ट कर रहा। वीक क्यों हुआ? वीक इसलिए हुआ, आपने देखा ना जैसे जंग लोहे को खा जाती है, बस वैसे ही उस ऑक्सीजन ने उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन ने जो प्योरिटी थी उस आयरन की उसको वीक किया। मतलब जब आयरन स्ट्रॉन्ग आयरन था तो आयरन था, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो वीक हुआ, है ना, जैसे जंग लगती है। डन। फिर रिडक्शन भी जान लो, एक छोटी सी प्रक्रिया है। तो रिडक्शन ओकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई इलाके के अंदर होता है जहां ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, जैसे दलदल के अंदर नीचे की तरफ, तो वहां पर जो वेदरिंग होती वो होती है आपकी रिडक्शन की वजह से। तो कॉमन इन वाटर लॉक्ड एरिया, स्टेगनेंट वाटर एंड बिलो वाटर टेबल, मतलब जहां पानी के नीचे, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती, वहां पर जब ब्रेकडाउन होता ना तो रिडक्शन की प्रोसेस के चलते होता है। इट इज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा, यहां ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा। ऑक्साइड आयरन चेंजिंग इनटू ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर बाय रिडक्शन। ऑक्सीडाइज्ड आयरन था वो आगे चल के थोड़ा हरा हो जाएगा जब वो पानी के अंदर, आप देखना जो जहाज होते ना जो समंदर के अंदर पड़े होते जिनको फ्लोटसम बोलते, क्या होता है जो इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये जब जहाज के अंदर कोई क्रैक आ जाता है, जहाज टूट जाते, तो इनको ऐसा थोड़ी ना कि किनारे के ऊपर निकाल के ला रहे उसको रिपेयर कर रहे। एक समय के बाद जहाज की एक उम्र हो जाती है, और उम्र हो जाने के बाद हम उसे समंदर को न्यौछावर कर देते हैं। समंदर उसे लेकर के जाता अपनी गहराइयों के अंदर, और गहराई में जब जाकर के देखो ना तो वही आयरन आपको ग्रीनिश कलर का और ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो रिडक्शन प्रक्रिया से टूटा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा है। डन। क्वेश्चन आया फिर से, अब ये सीडीएस का क्वेश्चन है। प्रश्न अगेन सिंपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू द एक्सपांशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स दैट टेक्स वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस ऑन द रॉक। पानी एब्जॉर्ब करके एडिशनल स्ट्रेस बनाए। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सिंपल, और डिटेल में तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज कन्वेक्शनल करंट, आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बाद के लेक्चर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है ना उसमें देखिएगा बेटा, पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या हुआ आज आप लोग का, मतलब मन नहीं है क्या पढ़ने का? हाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर, बी। अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन मत लिखो बेटा, अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन मत लिखो। मैंने ऑक्सीडेशन का ऐसा नहीं समझाया आपको। क्या हो गया तुम लोग को? हाइड्रेशन सर, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? हाइड्रोलिसिस भी एक प्रकार की केमिकल वेदरिंग होती है। हाइड्रोलिसिस में पता चट्टान का स्ट्रक्चर नहीं टूटता, चट्टान के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना उन मिनरल के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल उसके अंदर चेंज आता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग द सोल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। द सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सोल्ट वेदरिंग। सोल्ट का क्रिस्टलाइजेशन होना, तोड़ना बहुत इफेक्टिव होती है। सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव इन सेडिमेंट्री रॉक देन कंपेयर टू द इग्नियस रॉक। कल ही बात करी इन चीजों की, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे यार, 2025 का क्वेश्चन है।
रिडक्शन बेटा पानी के अंदर जब कोई मिनरल होता है, जब लोहा पानी के अंदर पड़ा होता है तब जाकर के बनती है। जैसे दलदल, दलदल के अंदर जो चट्टाने होती है, आयरन प्रेजेंट, उन चट्टानों के अंदर ये होता है। जैसे समंदर के अंदर पड़े हुए जहाज, वो इससे टूटते, वो रिडक्शन की प्रोसेस होती है। सेवेंटी 4%। कल ही मैंने आपको बताया था कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इनके अंदर केमिकल वेदरिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ज्यादा होती है कंपेयर टू ग्रेनाइट। दूसरा, सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो होती है एक्सपेंशन की वजह से, वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। अगला पॉइंट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यार, सिंपल। सर आपको एनडीए पासिंग आउट परेड में इनवाइट करूंगा, क्या आप आओगे? मैं डेफिनेटली आऊंगा और उस दिन मैं आपको सल्यूट करूंगा, जो भी आप बनोगे। अगर नेवल ऑफिसर बनोगे तो उसके लिए, एयरफोर्स ऑफिसर बनोगे, मिलिट्री ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आई विल सल्यूट यू इन दैट वे। रिडक्शन का एग्जांपल हम टाइटेनिक ले सकते हैं, यू कैन, क्योंकि पानी के अंदर है वो। एक्सफोलिएशन, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सफोलिएशन मतलब प्रेशर रिलीज, और ये किसके अंदर आ जाएगा आपका? मैकेनिकल। ठीक है। अगला, वेदरिंग डिफर फ्रॉम इरोजन। वेदरिंग इरोजन से अलग कैसे हुई, बताइएगा। इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, टेक्स प्लेस इन साइट विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इट कोज बाय विंड ओनली, इट ओकर इन ह्यूमिड रीजन। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है लेयर बाय लेयर अलग होना। जैसे किसी को मारना तो पहले उसकी खाल उधेड़ देना, तो पहले कपड़े, फिर खाल, फिर मांस, तो लेयर बाय लेयर तोड़ना, उसे एक्सफोलिएशन बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार की इनसाइट वेदरिंग होती है। मैंने क्या बोला था आपको? टूट कर वहीं गिर जाना। कल लिखा था मैंने इंसिटू एक्सिटू, टूटना और टूट के वहीं दिख जाना। ठीक है। अगला आ जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। इनमें से कौन सा मैकेनिकल वेदरिंग नहीं है? फ्रोस्ट वेजिंग, थर्मल एक्सपांशन, ऑक्सीडेशन एंड प्रेशर रिलीज, एक्सफोलिएशन। सर आप कुएं में नहा रहे थे आप, मैंने देखा। और रील देखी होगी आपने। गदर मूवी का गाना कौन सा? ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल वेदरिंग। इट इन्वॉल्व ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल कंपोजिशन, it is most effective in hot and humid region, it always result in disintegration without chemical change.
सर आज आप उदास क्यों हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तुम पढ़ नहीं रहे हो। एक्चुअल में क्या यार, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अब आपको खुद को आप बता दो मुझे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने कब करवाए थे आपको इतने, और फिर उस हिसाब से आप इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हो ना, तो मन वैसा हो रहा है। मतलब आधे से ज्यादा लोग माइंड मैप मांग रहे। यार जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ। राज, शर्म कर लो बेटा यार, एक टॉपिक तो कंप्लीट होने दो। तब मैंने आपको माइंड मैप नहीं दिया, मैं क्लास के अंदर बनाता हूं ताकि आप उनको नोट कर पाओ। मतलब उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, मूर्खता देख रहे हो उसकी। डिटेल में नहीं पढ़ना उनको, बस क्या चाहिए कि बस इसका माइंड मैप दे दो, मेरा काम हो जाए। शॉर्टेस्ट वे आर द हार्डेस्ट वे इन द आर्म्ड फोर्सेस। याद रख लेना, दुश्मन हमेशा छोटे रास्तों पर तैनात रहता है, ये जान करके कि तुम जैसे मूर्ख लोग आएंगे वहां पर। ऐसा नहीं चूज किया जाता है, छोटा रास्ता है कूद के चले जाओ। एक तरीका होता है, एक कदम होते हैं, उनके हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। मतलब विदाउट गेटिंग द नॉलेज इन डिटेल यू आर गोइंग फॉर द माइंड मैप। चलो अगला जाएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। अब मैंने आपको केमिकल वेदरिंग बताया, फिजिकल वेदरिंग बताया, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग सबसे सिंपल होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, वेदरिंग ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक लाइक अर्थवॉर्म, रोडेंट एंड टर्माइट। जब अर्थवॉर्म, रोडेंट और टर्माइट इनका मूवमेंट होता है, ये क्या करते हैं, मिट्टी को खोद देते हैं। और जब ये मिट्टी को खोद देते तो मिट्टी को पूरा का पूरा तोड़ देते, वहां पर ब्रेकडाउन हो जाता है। आप देखो ना, ये पेड़ है, ये पेड़ ने जैसे प्लांट के अंदर चट्टान के ऊपर ग्रोथ करी तो उसने चट्टान के दो टुकड़े कर दिए। जानवर चट्टानों के अंदर खोदता है ना, तो चट्टानों को तोड़ देता है। तो हमारा मोटिव क्या है, चट्टानों को तोड़ना, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली। ये तीनों तरीके से हमने जान लिया, बराबर। आइए अब वेदरिंग माइंड मैप बिना इच्छा के बना रहा हूं। फिजिकल वेदरिंग, फ्रोस्ट वेजिंग, एक्सफोलिएशन, प्रेशर रिलीज, टेम्परेचर, सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग, प्लांट एंड एनिमल। डन, पूरा लेक्चर हो गया अभी तक जो हमने पढ़ा। इतना क्लियर हुआ? आगे बताओ। क्लियर? चलो अब अगला जाएगा मास मूवमेंट। सबसे सिंपल है मास मूवमेंट। क्या समझाता आपको, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी चीज का टूट के नीचे गिर जाना, उसी को मास मूवमेंट बोलते हैं। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चीजों का नीचे गिर जाना, उसी को हम मास मूवमेंट बोलते हैं। द मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वेदरिंग के अंदर हमने क्या जाना था कि चट्टान के ऊपर पत्थर टूट के इनसाइड वहीं रखा रहा है, और मास मूवमेंट के अंदर वही टूट करके नीचे गिर रहा है, जैसे ये टूट करके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरा। दिस इज नोन एज मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग भी बोलते हैं।
मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग ये जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लो मूवमेंट, आराम से धीरे धीरे, बहुत नेग्लिजिबल प्रोसेस होती है कि आप इसे देख पाओ। एक होता है रैपिड मूवमेंट, एकदम से बहुत तेज होता है रैपिड मूवमेंट। तो एक तो स्लो मूवमेंट और एक रैपिड मूवमेंट, दो होते हैं। सबसे पहले मास मूवमेंट में स्लो मूवमेंट की बात करते हैं, ये वाला बहुत सिंपल सा है, इसको हम बोलते हैं सोइल क्रिप। इट इज अ काइंड ऑफ स्लो मूवमेंट। डाउन हिल, चट्टान के नीचे की तरफ। कैसे आप देखना, ये आपको फोटोग्राफ दिख रहा, इसके अंदर क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है, ये भुरभुरी मिट्टी नीचे धसती है धीरे धीरे, एकदम से नहीं धसती, ये धीरे 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 नीचे धसती रहती है। जब ये नीचे धसती रहती है, इसके ऊपर जो पेड़ बने होते वो पेड़ का एंगल बदलता रहता। पेड़ हो गए, बिजली के खंभे हो गए, कई बार देखना आप कई इलाकों के पास, आप माउंटेन के पास देखोगे कि माउंटेन के नीचे के पेड़ सारे ऐसे झुके हुए होते, ऐसे यूं बहुत जगह। वो कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि उसके अंदर की जो मिट्टी है जब वो धसती है ना तो पेड़ को मोड़ देती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइल क्रिप, जो एक प्रकार का स्लो मूवमेंट है। सिंपल, सोइल क्रिप मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना, कुछ भी मत लिखो इसमें। सोइल क्रिप इज ए स्लो मूवमेंट डाउन द हिल, माउंटेन के नीचे की तरफ धसना। और ये एक देखो, यहां पर पेड़ ऐसा था, वहां पर पेड़ देखो कैसा हो गया, सेम पेड़। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे धसता जा रहा, पेड़ की जड़ें टेढ़ी हो रही, बस पेड़ झुक गया। दिस इज अ स्लो मूवमेंट। और हो किस वजह से रहा? वेरी सिंपल, ग्रेविटी की वजह से। आपने कभी देखा पेड़ को अपने हिसाब से झुकते हुए? नहीं, मिट्टी झुका रही। और मिट्टी क्यों झुका रही? क्योंकि मिट्टी नीचे धस रही। नीचे क्यों धस रही? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही। ठीक है, तो डाउन द हिल, पहाड़ों से नीचे की तरफ इनका मूवमेंट होता है। दूसरा आ जाएगा लैंडस्लाइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडस्लाइड क्या होता है? एक प्रकार का स्लाइड स्लाइड होता है। इट इज अ रैपिड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? तेज रैपिड मूवमेंट है। वो स्लो मूवमेंट था सोइल क्रिप, इट इज अ रैपिड मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है? ओकर ऑन स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप पर कभी नहीं होती, स्टीप स्लोप पर होती है। कौन से स्लोप पर? स्टीप स्लोप। अर्थक्वेक एंड रेन ट्रिगर इट। अर्थक्वेक और रेन जो होता है वो लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर देता है, भूस्खलन को। भूस्खलन उस इलाके में ज्यादा होती है जहां भूकंप आते हैं, भूस्खलन उस इलाके में ज्यादा होती है जो एकदम से खूब बरसात होती है, तो मिट्टी कमजोर होकर के धस जाती है। बट हां, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, स्लोप स्टीप होना चाहिए। अब इसका एनाटॉमी कैसे बनती है, इसकी संरचना जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर। ये पूरा हिस्सा एक जमीन का हिस्सा था, जब वो हिस्सा टूट के नीचे गिरा तो ये सोर्स एरिया है। जो पहले यहां था वो टूट के नीचे गिरा, तो जो टूट के नीचे गिरा उसे हमने क्या बोला? सोर्स एरिया। फिर जो लाइन बनी यहां पर, जब कोई सा पॉइंट ये ऐसा है, जब ये टूट के नीचे धसता है तो ये जो शार्प किनारा बना, इस शार्प किनारे को हम बोलते स्काप। क्या बोलते? स्काप। याद हो तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्लेट्यूस पढ़ाए थे, प्लेट्यूस में मैंने बोला था कि ये जो प्लेट्यूस ऐसे होते हैं ना चौड़े, इन प्लेट्यू का जो एजेस होती है, इन एजेस को हम बोलते हैं स्कार्प। ठीक है, तो स्कार्प बनेगा यहां पर। कहां पर? जब ये एज बनी, ये टूट के जैसे नीचे धसा तो स्टीप जो एरिया बना, दिस इज नोन एज स्कार्प। अब दोनों तरफ की जमीन तो जुड़ी हुई है, ये नीचे से धसते हुए नीचे आएगी। दोनों तरफ जमीन स्टेबल है, बट ये धसते हुए नीचे आएगी। और जब ये धसते हुए नीचे आएगी तो ये दोनों ही तरफ से उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो बीच में से सर्कुलर एरिया बनेगा। आप समझ रहे हो ना? जब हम किसी इलाके से निकलने की कोशिश करते तो हमारा माउथ पहले निकलता है और ये हमारे दोनों हाथ फंसे रहते, तो एक सर्कुलर मैनर में हम बाहर की तरफ आते। बस वैसे ही जब ये धसेगा तो सर्कुलर मैनर में आएगा ये वाला हिस्सा। फिर नीचे एक्यूमुलेटेड एरिया, एक्यूमुलेटेड मतलब जितना भी मलबा टूट के नीचे गिरा वो यहां करके जमा हो जाएगा, तो एक्यूमुलेटेड एरिया। इसको हम एक और नाम देते हैं टोए। पंजा होता ना, वैसे टोए। तो क्या हुआ? सिंपल सा, लैंडस्लाइड एक रैपिड मास मूवमेंट है जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, बट बरसात, अर्थक्वेक इसको ट्रिगर कर देते। स्टीप इलाकों के अंदर ज्यादा आती है। बरसात और अर्थक्वेक की वजह से कभी भी जमीन उठ के ऊपर नहीं जाती कि भैया जमीन नीचे थी तो एकदम उठ के ऊपर आसमान में आ गई। वो ग्रेविटी होती जो उसको नीचे खींचती है। तो ग्रेविटी यहां पर मेन फैक्टर होता है। वो नीचे की तरफ धसा है, अर्थक्वेक ने तोड़ा, ग्रेविटी ने नीचे खींचा, सोर्स एरिया नीचे धसा, स्कार्पमेंट बना,
सर्कुलर एरिया बना क्योंकि आगे जब धस रहा था तो बीच में रुकता जा रहा था और नीचे जाकर के सारा मलबा एक्यूमुलेट हो गया, जो पत्थर नीचे आकर के जमा होते। दिस इज द लैंडस्लाइड, अ काइंड ऑफ रैपिड मूवमेंट। क्लियर? चलो फिर इसके बाद आ जाएगा अगला पॉइंट आपका अर्थ फ्लो। नेक्स्ट इज अर्थ फ्लो। इट इज ऑल्सो अ रैपिड मूवमेंट। ठीक है, मास मटेरियल फ्लोस विथ रेन वाटर। आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात आती है तो जब गांव में आपने देखा हो तो नदियों के अंदर से कैसे मटमेला पानी निकल के जाता है। वो नदियां नदियां होती है, नालियां होती है, वो क्या करती, पूरा पूरा पानी, पूरी की पूरी मिट्टी को बहा करके लेकर के जाती। तो अर्थ का जो सरफेस एरिया, क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर है, वो बह करके जाएगी, उसे हम बोलते हैं अर्थ फ्लो। तो यहां पर ल्यूब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है। बिना ल्यूब के ये नहीं जाएगा, ल्यूब्रिकेंट यहां पर लगेगा जो उसको धक्का करके लेकर के जाएगा, वरना वो तो स्टेबल ही था अपनी जगह। पानी यहां पर ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा जो उसे आगे लेकर के जाएगा। इट इज ऑल्सो अ रैपिड मूवमेंट। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू लैंडस्लाइड इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग यहां पर सही है? दिस ओकर ऑन जेंटल स्लोप ड्यूरिंग रेन, दे जनरली ओकर इन क्ले रिच रीजन, अर्थक्वेक ट्रिगर लैंडस्लाइड। बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। एलिमिनेट कर दो, वन को हटा दो, सी इज द आंसर। दिस इज ओकर ऑन जेंटल स्लोप, दिस इज ओकर ऑन जेंटल स्लोप। इतना बड़ा गलत है वो। मैं आपको कूट कूट के बता के आया हूं कि इट इज ओकर ऑन स्टीप स्लोप। 5 मिनट हुई थी शायद बताते हुए, बट एग्जाम को अभी होने में 6 महीने। याद रख लेना, क्या ही याद रखोगे। जब पहला डिलीट होता है, ये हटा, ये हटा, ये हटा। चलो अगला पॉइंट आ जाएगा इरोजन, मास मूवमेंट कंप्लीट। दो चीज मैंने आपको बता दी। वेदरिंग क्या होती है, ये डन हो गया। मास मूवमेंट क्या होता है, ये डन हो गया। दो चीज हमारी कंप्लीट हो गई। स्टीप स्लोप का मतलब होता है ये बेटा निखिल, दिस इज द स्टीप स्लोप। ये स्टीप है, ये जेंटल है। बता दो मुझे इसमें क्या ही लैंडस्लाइड आएगी। धस के यहीं गिर जाएगा, पर यहां से धसा तो यहां तक आएगा। ये जेंटल स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है। एक्स2 एंड मास मूवमेंट इज डिफरेंट। एक्स2 मतलब चीजों का टूट के दूसरी जगह जाना, मास मूवमेंट उसको सपोर्ट करता है। डन हुआ, मास मूवमेंट तक क्लियर।
अब मुझे बता दो, मास मूवमेंट तक हो गया हो, अब मैं इरोजन आपको कंटिन्यू कराऊंगा, फटाफट बताओ। मास मूवमेंट और वेदरिंग तक मैंने आपको बताया है। वेदरिंग में केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल हो गई, मास मूवमेंट पे रैपिड और स्लो हो गए। अब हम आएंगे रॉकफॉल का मतलब क्या होता है, बड़े से बोल्डर्स का टूट करके सीधा नीचे गिरना विदाउट स्लाइड, उसे रॉकफॉल बोलते हैं। छोड़ दो। अर्थ फ्लो रैपिड में आएगा बेटा, मैंने इसको रीचेक किया था, आप भी डाल दीजिएगा। क्या डीपीपी के साथ क्या दिक्कत हो रहा, ये लेक्चर ना 3 यूनिट का है, हो सकता है आपको 2 में डीपीपी मिले। रॉक डेब्रिस का मतलब होता है चट्टानों के टुकड़े, उन्हें रॉक डेब्रिस बोलते। अब आ जाओ, बताओ डाउट। रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर किसी भी इलाके में अगर ऑक्सीजन ना मिल पाए और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे कि दलदल में ऑक्सीजन कैसे जाएगी नीचे की तरफ, बॉग्स में, तो अंदर की तरफ जो चट्टाने आयरन की जब वो ग्रीनिश पीली पड़ेगी, उस तरह की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन। जैसे समंदर के अंदर बहुत नीचे पानी कैसे जाएगा, बहुत नीचे पानी कैसे जाएगा, टर्माइट का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो टर्माइट्स होते। समंदर के अंदर पानी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो रिएक्शन होगी वो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में होगी, तो वो भी रिडक्शन हो गई। ठीक है। व्हाट इज डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता कंकड़ पत्थर, उनको बोलते हैं डेब्रिस। ये सॉल्यूशन और कार्बोनेशन में क्या डिफरेंस है, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन, ये सभी सॉल्यूशन के पार्ट है। पहला पॉइंट, तो सॉल्यूशन तो एक प्रक्रिया है, एक किताब है, और उस किताब के अंदर ये सब आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दो चीजों का मिल करके किसी का निर्माण करना, जैसे कार्बोनिक एसिड का चट्टान के साथ मिल करके फेल्ड्सफर को निकालना, वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर आते हैं ये सब। सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। रोडेंट का मतलब होता है चूहे, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जंग लगना लोहे पर, तो लोहे पर जंग को लगते हुए तो आपने देखा होगा बेटा, हा? आपने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी, कल ही हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ है। कोरल क्या होते हैं, मैंने तुमको अभी बताया क्या विवेक सिंह, कोरल कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें हम ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक लेक्चर है पूरा। कोरल पॉलिप्स क्या होते नहीं जान पाओगे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल क्या होता नहीं जान पाओगे अभी, शेलो वाटर, ब्रैकिश वाटर, उनका रिक्वायरमेंट। एक बात आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये एक जंगल है और इस जंगल के रास्ते मैंने सारे देख रखे। अगर सच में मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रुक करके चलोगे, तो मैं आप लोगों को इस जंगल के अंदर साइटिंग भी करवाऊंगा, टाइगर की, लायन की, आपको पेड़ से लटकते हुए अजगर भी दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे बर्ड्स की आवाज भी सुनवाऊंगा, और प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू भी सूंघने को मिलेगा अगर मेरे साथ चलोगे तो। और याद रखना, अगर इस जंगल में मेरा दामन छोड़ करके खुद से आगे बढ़े तो बेटा गीदड़ के हाथ मारे जाओगे, शेर से भी मौत हासिल नहीं होगी, एक नॉर्मल शियार मार देगा आपको। मेरे साथ चलिए, ज्ञान के घोड़ों को काबू में रखिए, तिगड़ी दौड़ा मत दीजिए उसको। स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप क्या होते, हो गया। चलो, इरोजन, इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन
इरोजन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। इरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज का कटाव और उसे साथ बहा करके ले जाना। जैसे पानी, आप यहां देखो, ये पानी क्या कर रहा, इस पूरे इलाके को काट रहा है, देख रहे हो, ये रोड को पूरा काट दिया पानी ने। तो पहले काटना और अपने साथ बहा करके ले जाना। हमने क्या देखा पहले, तो वेदरिंग मतलब टूटना, दूसरा मास मूवमेंट मतलब गिरना, और तीसरा गिरी हुई चीजों को काट के आगे ले जाना और आगे गड्ढों में जमा करना। तभी तो लेवलिंग होगी ना, जमाव तभी होगा ना। तो इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, जितने भी पत्थर हैं उनको एकत्रित करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, एकत्रित करके उनको बहा के लेकर के जाएंगे आगे की तरफ। ऑफ रॉक डेब्रिस, रॉक डेब्रिस मतलब पत्थरों को। तो इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। पत्थरों को एकत्रित करना और ट्रांसफर करना, वही इरोजन के अंदर आता है। देयर आर सम जियोमॉर्फिक एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। अब इरोजन की जो प्रक्रिया है वो कुछ एजेंट्स के चलते होती है। इरोजन अपने से नहीं होता। इरोजन कैसे होता है, या तो बहते हुए पानी की वजह से, बहती हुई हवा की वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से, समंदर की लहरों की वजह से, इनकी वजह से इरोजन होगा। तो इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, चट्टान के टुकड़ों को। रॉक डेब्रिस का मतलब पिछली स्लाइड में नहीं आता, इस स्लाइड में क्लियर हो गया, इस स्लाइड में सीख लिया, तो उसको अब नोट डाउन भी कर लो अपने नोट्स के अंदर। रॉक डेब्रिस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इरोजन बाय रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी कैसे इरोजन करता है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन ऑफ लैंडफॉल। जो बहते हुए पानी का जो बहाव होता है, पानी के बहाव की जो ताकत होती है, आप सभी लोगों ने देखा नदी में पांव डाल के तो पांव से वो पानी निकलता जाता है। तो बहते हुए पानी की जो ताकत होती है, वो ताकत, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर, वही बहते हुए पानी की ताकत आपको पत्थरों को बहा के आगे ले जाएगी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म। ये क्या करेगा, लैंडफॉर्म मतलब आकृतियों का कटाव करके उनको आगे ले जाएगा। एंड टेक्स अवे द इरोडेड मटेरियल विद इट एट अ डिफरेंट प्लेस, और उनको इरोड करके कहीं और ले जाएगा। मैंने क्या बताया, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बहता हुआ पानी चीजों को एकत्रित करेगा, ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूवियल इरोजन। जो इरोजन फ्लो की वजह से हो रहा, बहाव की वजह से हो रहा, तो वही बहाव की वजह से होने वाले इरोजन को हम बोलते हैं फ्लूवियल इरोजन। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी सीएससी। द इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर इज नोन एज फ्लूवियल इरोजन। अब रनिंग वाटर 3 स्टेजेस में इरोजन करता है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। ये बहते हुए पानी का इरोजन है, वो 3 प्रकार से करेगा। एक तो उसके यंग यूथ स्टेज में, दूसरा उसकी मैच्योर स्टेज में, और तीसरा उसकी ओल्ड स्टेज में। तीनों के अंदर तो आप इससे समझिए सबसे पहले तो नदी क्या होती है। एक माउंटेन है, यहां से नदी निकली। फिर माउंटेन से नदी क्यों निकलती है, देखो, या तो बर्फ पिघलती है तो नदी बन जाती है पहाड़ों के ऊपर, या फिर पहाड़ों के अंदर जो चट्टानों के अंदर का जो पानी होता है ना, जो उसके अंदर घुस जाता है, हमने फ्रोस्ट वेजिंग में पढ़ा था, वो पानी कहीं ना कहीं से दरारों से निकल के बाहर आता है और नदी को उत्पन्न कर देता है। तो जहां से पानी बाहर आता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द रिवर। रिवर यहां से बहती हुई आई, बह करके आगे जाने लगी, फिर इसके अंदर छोटी छोटी नदियां और आकर के मिल गई। जैसे गंगा के अंदर रामगंगा मिल गई, घग्गर मिल गई, गंडक मिल गई, गोमती मिल गई, यमुना मिल गई। तो ऐसे इसमें नदियां और आकर के मिलती गई। जब नदियां इसमें और आकर के मिली तो इसका पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, नदी ऐसे बहने लगी घुमावदार हिस्सों में, फिर नदी के अंदर और पानी बढ़ गया, और अंततः जाकर के नदी सागर में। प्रक्रिया क्या आपने देखी कि पहले नदी पहाड़ों से आई, पहले रिवर पहाड़ों से आई। तो जब रिवर पहाड़ों के बीच में बह रही थी, वो रिवर की यूथ स्टेज थी। फिर रिवर जब मैदानों में बह रही थी, वो उसकी मैच्योर स्टेज थी।
और जब नदी के अंदर पानी इतना ज्यादा हो गया कि नदी शांत बहने लगी और आगे जाकर के समंदर में खत्म हो गई, वो उसकी ओल्ड स्टेज थी। तो ये हर स्टेज के अंदर बहता हुआ पानी जमीन को काटेगा और बहा के ले जाएगा। अब ये नदी या इंसान का जीवन, ये दोनों एक ही चीज है। हमारा जीवन यूथ, मैच्योर और ओल्ड, इन तीनों स्टेजेस से होकर के गुजरता है। जो यूथ स्टेज होती है, जैसे कि आपके स्टेज, इस स्टेज के अंदर नदी की तरह प्रवाह बहुत तेज है। फ्लो देखो, क्योंकि पहाड़ों से कूद रही है, बहाव बहुत तेज है, बट दिशा नहीं है। आप लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत है, बट आपके पास डायरेक्शन नहीं है। इस एनर्जी को दूं कहां? यूथ स्टेज तो यही बोलती है। मूर्खता की परिभाषा क्या होती है? कि उसके अंदर ताकत है, बस समझ नहीं है। तो बिना दिमाग के ये बदन कोई काम का नहीं। ये काम कब करेगा? जब इसका अलाइनमेंट इसके साथ बैठे। आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को लेकर के अवेयर हो जाओगे। तो ये नदी की यूथ स्टेज है। नदी उछल उछल के बह रही है, कूद कूद के बह रही है। नदी हर चीज को काटने का दम रखती है, उसका यूथ स्टेज है। फिर नदी आएगी मैच्योर स्टेज में। नदी के अंदर और भी चीजें आकर के जुड़ेगी। नदी के अंदर रिश्ते बनेंगे। इंसान के जीवन की बात कर रहा हूं मैं, आपके मैच्योर स्टेज की बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरी उम्र मान लो, ये मैच्योर स्टेज आ गई। अब नदी के अंदर दिशा भी है, नदी के अंदर ताकत भी है, बट नदी के अंदर अब समय कम है। जवानी यूं करके निकलती, समझो इतने में जवानी खत्म। जिस दिन एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आओ, तब तक की देखो समय ही खत्म हो गया। कोई एक फोन आया, उस फोन ने इतना परेशान कर दिया कि जिस मोमेंट में मैं एंजॉय कर रहा था मैं देख ही नहीं पाया। दिमाग के अंदर पिक्चर चल रही, अरे यार ये हो गया, घर पे तबीयत खराब, वो खराब, यहां पे काम में डांट दिया, मैनेजर ने डांट, बच्चों ने रेटिंग, सब कुछ दिमाग में चल। ये सब कुछ, ये मैच्योर स्टेज। आपके पास दिशा भी है, आपके पास ताकत भी है, और आपके पास काम बहुत है और समय कम है। आपको आपके इस मैच्योर स्टेज को जीना भी है, और इसमें अपना नाम भी करना है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए कुछ कर रहा हूं। फिर आ जाएगी ओल्ड स्टेज। बेहतरीन दिशा है आपके पास, पर आपके पास अब ताकत नहीं। आप लुट चुके हो, आप बस अपने पास्ट में जी रहे हो। ये ओल्ड स्टेज हो गई। हमारे दादाजी, हमारे घर के बूढ़े लोग, बैठना कभी उनके पास, सुनना बात। इतने एक्साइटमेंट के साथ वो बताएंगे कि हमारे जमाने में हम ऐसे चला करते थे, इतना दूर का देखा करते थे, यूं ही साइकिल से कई कोस चले जाते थे। ये सब चीजें आपको बताएंगे उस दौर के अंदर। बट लड़ाई हो जाती है किसी के अंदर, तो घबराते हुए बोलते कि तो बदन साथ नहीं देता, वरना बताता मैं तुझे। एनर्जी खत्म। और फिर नाम हे था हो जाएगा। नदी गंगा से गंगा थी हो जाएगी। मृत्यु, अंत। यहां तक नदी उछाल के साथ बही, ताकत के साथ बही, कर्म करते हुए बही, ठहराव के साथ जमाते हुए बही। जो अपने अर्न किया था, एक इंसान ने जो अपने जीवन में कमाया था, तो जमाता गया, रिटर्न करता गया, और अंततः जाकर के वो इंसान है से इंसान था हो गया, इंसान हो गया। अब देखना, जनरली हर चीज को समझना कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा हमेशा इतना खुश क्यों होता है। एक छोटा बच्चा हमेशा इतना खुश क्यों होता है कंपेयर टू दी अ यंग मैन एंड अ ओल्ड मैन? देयर इज अ डिफरेंस। एक बूढ़ा आदमी अपने पास्ट को जीता है, और मैं उस दौर में इतना बेहतरीन आदमी था। एक जवान आदमी अपने फ्यूचर को जीता है, और ये नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगा। तो बूढ़ा आदमी पास्ट में जी करके परेशान, जवान आदमी फ्यूचर की सोच सोच के परेशान, और बच्चा बढ़िया धूल में लोट मार रहा। उसको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, उसको नहीं पता मौत क्या होगा, उसको नहीं पता अर्न क्या होगा। तो इसीलिए रेत पे खेलने वाला बच्चा इतना एंजॉय कर पाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा है, दिशा नहीं।
ये एक रिवर को लेकर के कहने की बात होती है, ये ज्ञान को लेकर के भी ले लो आप। जब नदी पहाड़ों से उतरेगी, नदी कूदेगी। सुना आपने, अथचल गगरी छलकत चात। आधे जल से भरी हुई गगरी हमारे माथे पर रखी होती और छलक छलक के पूरा माथा भिगा देती। वहीं हमारी मम्मी के सर के ऊपर रखा हुआ घड़ा, वो मटका, वो फुल भरा होता है, बट मम्मी शांति से चलती और एक बूंद पानी बाहर नहीं गिरता। कारण क्या है? दिशा। कारण क्या है? एनर्जी और दिशा का कॉम्बिनेशन। कि वो समय कि उसे सब कुछ पता था, बट वो इंतजार कर रहा है कि मेरा टाइम कब आएगा। और जिसे कुछ नहीं आता, जिसे कुछ नहीं आता, वो कूदेगा, उछाल मारेगा, वो दिखाएगा सबके सामने। ही विल शो दैट आई एम द वन, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, लेट्स आस्क मी, डिस्कस विथ मी। उसको ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं है। ऑब्वियसली बात है, सामने वाला भी वही खाना खाता है जो आप खाते हैं, सामने वाला भी वही सूरज देखता है जो आप देखते हैं। तो आधे जल की गगरी को झलकाओ मत, अपने समय का इंतजार करो। जब तक आप दूसरों के स्पीकर की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई आपके माइक की इज्जत नहीं करेगा। दोनों शब्द आप समझिएगा क्या मैं बात कर रहा हूं। मैं माइक और स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं, अगर आप समझे होंगे तो। दिस इज द यूथ स्टेज ऑफ रिवर। यूथ स्टेज के अंदर नदी पहले पहाड़ों से निकली, फिर मेच्योर स्टेज के अंदर आई, मेच्योर स्टेज के बाद ओल्ड स्टेज के अंदर चली। जगजीत सिंह जी की एक बहुत प्यारी गजल थी कि वो आपने सुनी होगी, इसी के ऊपर थी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो दिन आपने देखे होंगे बचपन के, जब आप सभी लोग किसी जगह बैठ करके लोरी सुना करते थे। उसके ऊपर उन्होंने एक स्टैंजा लिखा था कि मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों पे सदियों का पहरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। सुनना, जगजीत सिंह जी की एक बड़ी प्यारी गजल है। इन्हीं जो माहौल की हमने बात की थी ना, जो रिवर से एग्जाम्पल मैंने आपके जीवन का बताया, मुश्किल है कि बहुत कम लोग उसको समझे होंगे, बट जो समझे होंगे बहुत ढंग से समझे होंगे। तो मेरा काम यही था आपको बताना। ओके, सो दिस इज द यूथ, दिस इज द मेच्योर, जब उसके अंदर नदी आकर के मिलेगी, और दिस इज द ओल्ड, जब उसके अंदर थकान आएगी, अपने पास जितनी भी चीजें वो लेकर के आई थी उन सारी चीजों को जमा करेगी। मतलब दिस इज द टाइम ऑफ डिपोजिशन। मतलब जो आपने अर्न किया था वो साथ लेकर के सागर में नहीं जा सकते आप। मंजूर नहीं सागर को कि आप अपने साथ साथ चीजें लेकर के आओ और मेरे अंदर छोड़ो, हटाओ। मैं मौत हूं, मैं सिर्फ तेरी सोल लेकर के जाऊंगी। मुझे नहीं पसंद कि तूने एक फेम कमाया, तूने क्या कमाया, तो कमाया किनारे पे रख दे। तो नदी जो अपने साथ लेकर के आई थी, अंततः जाकर के उसकी एनर्जी खत्म होगी, दिशा मिलेगी, खत्म होगी और सारी चीज को यहां जमा कर दी। दैट दिस इज द लाइफ ऑफ अ पर्सन, दिस इज अ लाइफ ऑफ अ रिवर। डन? समझ में आया इतना? ये क्लियर हुआ? बताइए। यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। इरोजन के टाइप्स अभी नहीं बताए मैंने आपको। ठीक है, डन।
चलो, तो इस सेशन को मैं यहीं पोस्ट कर दे रहा हूं। यहां पर एक और देख लो, ये देखो, यंग स्टेज जो थी नदी की, पहाड़ों से निकली, बर्फ के पिघलने से उसका जन्म हुआ। मैच्योर स्टेज में नदी मियांडर होते हुए बही, और ओल्ड स्टेज में सागर को सम्मानित हो। या लैंडफॉर्म से क्या बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आज आपको कराए, और आगे जो आएंगे ना वो भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। हाँ, लक्ष्य आपके मैसेज दिख रहे हैं बेटा मुझे, बस वो है कि मैसेज सभी के इतने ज्यादा है कि मैं कैसे किसी को वो करूं। हाँ, डाउट आप छोड़ दीजिए। मैं पता इन जैसे अब लैंडफॉर्म्स के आगे इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा, कल भी सोल्यूशन के केस में वही हुआ था, आज भी हुआ कि इस समय के बाद जैसे ही 9 बजती है, 9 बजने के पहले पौने 8 पौने 9 से आप शुरू हो जाते हो, सर बंद कर दो, सर बंद कर दो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना प्यारा टॉपिक है, इनको पढ़ना चाहिए। वो एक मेरा भी वहां पे वो लगता है, क्योंकि यार मैं तो पहले भी आप लोग को पढ़ाया हूं, जब उदय के अंदर आप थे, आप लोग को पता है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं, कितने डिटेल्ड में आते हैं, पर उसमें कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता। बोल दो, हम अगली दफा से अब चैट को बंद ही करके पढ़ेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट। आगे की क्लास के अंदर और चीजें जानेंगे। देख लेता हूं डाउट। सर, तब गंगा नदी का ओल्ड वेस्ट बंगाल में होगा, बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल से लेकर के बांग्लादेश में, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में भी जाती है पद्मा के नाम से, तो वहां भी होगा। सर, बाढ़ क्यों आती है जब पानी समंदर में जाता है, तो कैसे आ जाती है? बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि नदी का रास्ता होता है छोटा, जब सडनली एक इलाके में पानी बढ़ जाता है, सारे पहाड़ों का पानी जब नदी में आता तो नदी के अंदर अंदर नहीं आ पाता, तो नदी उसको फैला देती है। अब नदी जैसे जैसे समंदर के अंदर बढ़ती जाती वैसे वैसे वो पानी सिमट सिमट के अंदर जाता जाता। तो बाढ़ का मतलब क्या होता है? सडनली किसी इलाके का इनंडेट हो जाना, डूब जाना। लंबे समय के लिए नहीं डूबता, आप सभी लोगों ने देखा होगा, 2 से 3 दिन के अंदर बाढ़ की स्थिति खत्म हो जाती है, जैसे जैसे समंदर पानी लेता जाता है। अब क्या है कि बरसात के अंदर समंदर का भी जल स्तर बढ़ता है, और जब जल स्तर बढ़ता है तो वो भी एक समय के साथ साथ नदी का पानी लेता है। तो नदी जैसे जैसे पानी डालती जाएगी वैसे वैसे, आप ऐसा मत समझना कि ये नदी पूरी ऐसी है, ये नदी ऐसी है, ऐसी पहले ऐसी थी फिर ऐसे बही। तो इस इलाके में अगर बाढ़ आई तो यहां का पानी खत्म होगा पहले नदी में, और फिर नदी से समंदर में जाएगा। सोल्यूशन और कार्बोनेशन में क्या डिफरेंस है, कितना बताया यार, कितना बताया आज ही आपको। सोल्यूशन का मतलब होता है पानी और कार्बोनिक एसिड, पानी और एसिड के साथ चट्टानों का मिक्स हो जाना। जब चट्टान उस पानी और एसिड के साथ मिक्स होगी तो क्या होगा, पानी एसिड मिक्स हुआ, अब एक सोल्यूशन बन गया, बह गया। कार्बोनेशन के अंदर क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना, मतलब वही एसिड जो सोल्यूशन में था मिक्स होकर के ले गया। सोल्यूशन का मतलब ही एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, वो कार्बोनेशन की वजह से भी होता है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से भी होता है, सबकी वजह से होता है। सोल्यूशन का मतलब सभी कुछ होता है, सोल्यूट सोलवेंट मिलने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे प्लीज रिपीट। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, लैंडस्लाइड किस वजह से होती है? जेंटल स्लोप पर होती है? नहीं होती है। एक कटा 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 कटा, ये सब कट गए, 2 and 3 विल बिकम द करेक्ट आंसर। 1 and 2 पता नहीं क्या लिखा। सर, हाउ इज सेंड इन रिवर फॉर्म्ड? सिंपल सी बात है, जब नदी पत्थरों को तोड़ती है तो पत्थरों को घर्षण की वजह से तोड़ती जाती है, रेत बना देती है। सिंपल सा पॉइंट। जितनी तेज नदी बहेगी उतना घर्षण करेगी, और जितना घर्षण करेगी उतना तोड़ेगी। नोट्स डिटेल में ही बनाओ, शॉर्ट में मत बनाना, जैसे मैंने लिखे सारे वैसे ही लिखना, फायदे में रहोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर? ट्रिगर करना मतलब जैसे इन बिटवीन द क्लास आप गलत गलत कमेंट करते हो, आप कुछ भी बोलते हो, मैं आपको कुछ काम की बात बता रहा हूं, आप कंटिन्यूअसली कमेंट कर रहे हो, सर पढ़ाओ, सर पढ़ाओ, सर ज्ञान मत दो, आप पढ़ाओ। ये होता है किसी को ट्रिगर करना, किसी को मतलब आप किसी को उकसाना, उसे बोलते ट्रिगर करना। दलदल कैसे बनता है? जब किसी इलाके के अंदर पानी लंबे समय तक इकट्ठा हो जाता है तो वहां की मिट्टी को मिक्स करता है, और मिट्टी और पानी मिक्स होकर के दोनों का एक वो बन जाता घोल, उसी को हम दलदल बोलते हैं। पानी का रुका होना जरूरी है।
ठीक है। कार्बोनेशन क्या है? कार्बोनेशन एक प्रक्रिया है बस, कार्बन डाइऑक्साइड पानी का चट्टान के साथ मिक्स होना। सर, इफ अ रिवर इज फ्लोइंग इन अ माउंटेन रीजन वर्सेस अ प्लेन, हाउ डज इट वर्क? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन चेंज ओकर इन देम। देखो, जब रिवर पहाड़ों पर बहती है तो इरोजन करती है, जब रिवर मैदान पर बहती तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों करती, और रिवर जब ओल्ड स्टेज में आ जाती जब सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन करती। ओके, so with this I'm ending the